नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी बनाए में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। वंदे मातरम मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ है। मौलाना अरशद मदनी का रद्द-ए-अमल। कहा, मुसलमानों को शिरकिया कलमात कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ट्रंप अब हिंदुस्तानी चावल पर लगा सकते हैं नए टैरिफ। ज़रूरी दरामदात पर भी नए महसूल लगाने का इशारा। फजूल बातों पर बहस करके ऐवान का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। लोकसभा में प्रियंका गांधी की कड़ी तनकीद। कहा, मौका वंदे मातरम पर बहस का नहीं बल्कि महंगाई जैसे मसाइल पर बात करने का है। वंदे मातरम के बाद अब लोकसभा में SIR पर बहस का आगाज। मनीष तिवारी ने की शुरुआत। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को बनाया गया कड़ी तनकीद का निशाना। एक हफ्ते में 4,500 परवाजें मनसूख। इंडिगो बहरान से मुसाफिर परेशान। एयरपोर्ट्स पर कोहराम। हुकूमत ने कहा, हम हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ वंदे मातरम पर बहस का आगाज़ किया था। इस पर ऐवान में मुख्तलिफ लीडरों ने अपनी बात रखी। अब यह ऐवान से निकलकर मुल्क के तूलो अर्ज़ में बहस का मुद्दा बन गया है। जमीयतुल उलमा हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने वंदे मातरम पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि वंदे मातरम मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ है। इसमें शिरकिया अल्फाज शामिल हैं और मुसलमानों को वंदे मातरम पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि वंदे मातरम को मुल्क की मोहब्बत से जोड़ना अहमखाना फेल है। इन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि मुसलमान को शिरकिया कलमात कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा इंतखाबी इस्लाहत पर एक अहम दो रोज़ा बहस आज लोकसभा में शुरू हुई। हज़ब इख्तिलाफ मानसून इजलास से ही इंतखाबी फहरिस्तों के खुसूसी नज़रसानी SIR पर बहस का मुतालबा कर रही थी, लेकिन हुकूमत ने दलील दी कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद, खुद मुख्तार और आइनी इदारा है, इसलिए उसने सिर्फ जामे इंतखाबी इस्लाहत पर बहस की तजवीज़ पेश की, जिसे अपोजिशन ने कबूल कर लिया। मनीष तिवारी ने बहस का आगाज़ किया। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जहां पर मतदान का हक एक बहुत ही संकीर्ण तौर पे दिया जाता था, और आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 78 साल में अगर सबसे बड़ा कोई चुनाव सुधार हुआ, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया, जब उन्होंने 1979 में 88-79 में, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, NSUI का, हमारी मांग के ऊपर उन्होंने करोड़ों जो भारत के नौजवान हैं उनको मत का अधिकार दिया, जब मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इससे बड़ा चुनाव सुधार पिछले 78 वर्ष में इस मुल्क में और कोई नहीं हुआ। अब जब संविधान की संरचना हो रही थी अध्यक्ष जी, तो ये जो सारा लोकतंत्र का ताना बाना है, इसको चलाने के लिए एक न्यूट्रल एम्पायर भी चाहिए था, और संविधान के निर्माताओं ने चुनाव आयोग का गठन किया। उस समय यह चर्चा चली कि क्या चुनाव आयोग एक स्थायी संस्था होनी चाहिए या अस्थायी संस्था होनी चाहिए। और जब 15 जून 1949 को 1949 जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट आर्टिकल 289 प्रस्तुत किया चुनाव आयोग को लेकर, उस पे बोलते हुए शिवबिन लाल सक्सेना जो उस सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा, और मैं कोट करना चाहता हूं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर व्हेन अ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड, so it is quite possible that elections to the various legislatures in the province and the center will not be concurrent. Every time some election or the other will take place somewhere, it may not be so in the very beginning or in the very 5 or 10 years, but after 10 or 12 years, at every moment, some election in some province will be going on. और उनकी बात से
इत्तेफाक रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह सुनिश्चित किया कि चुनाव आयोग एक स्थायी संस्था होगी। मैंने ये अंश इसलिए पढ़े हैं क्योंकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बहस चल रही है, पर अगर आप इस संविधान सभा गुज़िश्ता रोज लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, मुल्क के अवाम को दरपेश संगीन मसाइल पर बात करने के बजाय मोदी हुकूमत वंदे मातरम पर बहस करके ऐवान का वक्त खराब कर रही है। महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है। पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है, उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार तरह तरह, आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात मत बोलो। आप जल्दी से बोल लेते हो, फिर आप सदन में बंद जो कर कुछ देंगे। भी बोले हैं वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्यों से बोले। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। This morning, Priyanka Gandhi ji, the honorable member, was asking, why are we debating this today when there are so many other contemporary issues to debate about? The reason why we are debating Vande Mataram and its history today is because the country, and especially the present generation, has to resolve that we will not make the mistakes of the past, so that the future will not repeat the same mistake that the past did. टीएमसी रहनुमा महुआ मोइत्रा ने वंदे मातरम पर बहस में हिस्सा लेते हुए मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी महज सियासी मफाद के लिए वंदे मातरम पर बहस करा रहे हैं। इन्होंने मोदी की तकरीर को इखलास से आरी और एक सियासी नजरिया करार दिया। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती? The irony is not lost on us parliamentarians present here, or on a billion plus Indians who we represent, that we are living in an India today where real unemployment among the youth is upwards of 20%. That we are choking in a national capital where AQI routine levels are over 800, when the centre is purposefully starving non-BJP states of their Manrega, their housing and their water dues, where millions of people are being subjected to a hurried, arbitrary process of mass disenfranchisement, when in session after session, we in the opposition are bullied, browbeaten and prevented from raising pressing issues of national importance, suddenly the government finds it so important, so necessary, so urgent to discuss the historical complexities of a song. What is even more ironic is the claim that the hate and divisiveness in today's India can be linked back to this song. And by the way, just 2 weeks ago, on November 24th, 2025, the Rajya Sabha Parliamentary Bulletin published a section on parliamentary customs and conventions, where it explicitly informed all members that the decorum and the seriousness of the proceedings of the House requires that there should be no Jai Hind, Vande Mataram or any other slogans raised in the House. So Vande Mataram, in your view, as of last week, placed on record in a parliamentary bulletin as a slogan that was both indecorous and non-serious. And yet you suddenly want to discuss it for 10 hours in this House. Why? I tell you why. Because no doubt some half-wit BJP IT cell minion has probably advised you that the Vande Mataram card, if played right, will give you an advantage to the
to the BJP in the 2026 Bengal elections. There is no other reason behind the timing of this discussion, none at all, take it from me. But we are delighted not only to be able to get this fabulous opportunity to give you a lesson in history, but also to demonstrate to you that how delving into Vande Mataram will only prove how removed you are from the soul of Bengal, from the psyche of Bengal, and how our Ma will never be hostage to your narrow electoral goals. अखिलेश यादव ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि वंदे मातरम का एक अहम मुकाम है, मगर बीजेपी जिस तरह से इस मामले पर ऐवान में बहस करवा रही है, इससे सियासी साजिश की बू आ रही है। ये वंदे मातरम जिस तरह के हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने जो बात रखी, उस भावना से जोड़ता हुआ और वंदे मातरम की भावना से जुड़ता हुआ जिस समय कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीत गाया, उसके बाद लोकप्रियता इसकी आम लोगों के बीच पहुंच गई। और जब कभी भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होता था तो यही वंदे मातरम का नारा दे करके लोगों को जोड़ने का काम करते थे। हमारा कोई भी आंदोलन रहा हो, स्वदेशी आंदोलन रहा हो, उसमें भी हम लोग इसी नारे के साथ चले। वंदे मातरम को लेकर के हम लोग इतना देश को एकजुट कर दिए कि अंग्रेज घबराने लगे। और जब अंग्रेज घबराने लगे तो जहां कहीं भी वो देखते थे कि ये नारा लग रहा है, वहां पर देशद्रोही का कानून लगाकर लोगों को जेल भेज देते। ये भी इतिहास है कि जिस समय बंगाल में बच्चों ने गाना गाया, इस गीत को अपने क्लासरूम में गाया, उस समय भी अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेजने का काम किया। ये वंदे मातरम अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया। 1905 से लेकर के 1908 तक बैन कर दिया गया। और बैन के बाद भी लोग माने नहीं, हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं, और वंदे मातरम को हमेशा उन्होंने अपने दिल और दिमाग में रखा और जनता के बीच में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। सभापति महोदय, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ओन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम। असदुद्दीन अवैसी ने वंदे मातरम पर बहस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कम इल्मी के बावजूद वो समझ नहीं पाए कि मुसलमान किसकी इबादत करते हैं और कैसे उनका कहना था कि वंदे मातरम की इस कौमी तराने में बहस के दौरान साहिब इख्तिदार ये भूल गए कि मुसलमान शिर्क नहीं करता। और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का भेजा हुआ कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है वी द पीपल।
इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी का बोल रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर केवी कामत साहब ने एक तजवीज दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए, वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क। लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के लिए बारामूला के रुकने पार्लियामेंट अब्दुल राशिद शेख, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, ने हिस्सा लिया। काफ़ी वक्त के बाद उनकी बारी आई तो इन्होंने हल्के फुल्के लहजे में कहा, तुम यहाँ इतनी देर से बैठे हो, प्लीज़ मुझे कुछ और वक्त दो, तुम्हें घर जाना है और मुझे वापस जेल जाना है। वाज़ेह है कि इंजीनियर राशिद तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली की एक अदालत ने लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर राशिद को हिरासत में रहते हुए पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में शिरकत की इजाज़त दी है। दरख्वास्त उनके वकील ने दायर की थी जिसमें कहा गया था कि बतौर रुकने पार्लियामेंट राशिद की पार्लियामेंट में शिरकत अवामी फ़र्ज़ है, इसलिए इंजीनियर राशिद तिहाड़ से पार्लियामेंट में हाजिर होते हैं। इंजीनियर राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में हैं। इन्हें 2017 के मुबैना दहशतगर्दी की फंडिंग केस के सिलसिले में NIA ने APA के तहत गिरफ्तार किया था। इन्होंने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बारामूला से उस वक्त के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी थी। मारदाड़ का मैदान बना दिया गया। मैं सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की धरती को जिसको 1947 में खूनी लकीर के जरिए 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। मैं सलाम पेश करता हूं अपनी उस मातृभूमि को जिसके साथ मोहतरम जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक ने बहुत बड़े वादे किए लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं सलाम करता हूं अपनी उस मातृभूमि को जहां 1999 से आज तक जंगल राज जारी है, हजारों लोग मरे हैं, न मारने वाले को पता मैं क्यों मरा, न मरने वाले को पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं सलाम पेश करता हूं उस मातृभूमि को where people ask me about my identity, about my religion। मैं सलाम पेश करता हूं उस मातृभूमि को जहां टीवी चैनलें डिसाइड करती हैं इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, जहां टीवी चैनलें राष्ट्रवाद का सबक हमें पढ़ाती हैं। मैं सलाम पेश करता हूं उस अपनी धरती को, उस अपनी मातृभूमि को जिसे भारत ने अपना ताज तो माना लेकिन ताज की हिफाजत कभी नहीं की। ताज सर पे रखना आया नहीं, ताज को संभालना आया नहीं। मैं सलाम करता हूं अपनी उस मातृभूमि को जहां 1987 में नेहरू खानदान, मुफ्ती खानदान और शेख खानदान ने 1987 में रिकॉर्ड तोड़ धांधलियां करके बंदूक को जन्म दिया जिसकी वजह से हजारों लोग कब्रिस्तानों में सो गए। मैं सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की मातृभूमि को जहां के लोकल अफसरों को डिसएम्पावर किया गया। मैं सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की धरती को जिससे 5 अगस्त 2019 को इस सरकार ने सब कुछ छीन लिया, स्टेट के 2 हिस्से कर दिए, 370 छीना, 35 से छीना। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जहां से मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को 1990 में एक साजिश के तहत वहां से निकाल दिया गया। जस्ट 2 मिनट्स मोर प्लीज, मैंने 2 मिनट ही नहीं बोला अभी। न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, हाथ जोड़ता हूं आगे। मैं सलाम करता हूं कश्मीर की उस धरती को जहां के रहने वालों की हालत हिरन के उस बच्चे की सी हो गई है जिसे जंगल में चारों तरफ शिकारियों ने घेरा है। मैं सलाम करता हूं कश्मीर की मैं सलाम करता हूं देश की उस धरती को जिसने ऋषि सुनक, ममदानी और कमला हैरिस जैसे लोगों को पैदा किया जिनकी जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी हैं लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों को गैर मुल्की कहा जाता है, टीपू सुल्तान की इंसल्ट की जाती है। आज पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में NDA का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत मगरबी बंगाल इलेक्शन के पस मंज़र में हिकमत अमली तैयार करने के मकसद से
ये इजलास कर रही है। फिर प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया है। विशेष करके मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। रिफॉर्म्स मतलब सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं, देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, हर क्षेत्र में रिफॉर्म। तो बहुत अच्छा गाइडलाइन हम लोगों को दिया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों का सुविधा के लिए होना चाहिए। और फिर सांसदों को खेल कूद में यूथ को कनेक्ट करने के लिए, युवाओं का भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए गतिविधि करने के लिए भी जोर दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का बुरहान 8वें रोज भी जारी है और इसमें फिलहाल किसी राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 4500 से ज़ायद परवाजें मनसूख होने से मुसाफिरों की मुश्किलात में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। अगरचे इंडिगो बुरहान के हवाले से मुतादिद दावे कर रही है, लेकिन सूरत-ए-हाल अब भी मामूल से बहुत दूर नजर आ रही है। कई मुसाफिर अभी दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर घंटों अपनी परवाज़ों का इंतजार कर रहे हैं। ये बुरहान पायलट्स की फ़्लाइट ड्यूटी और ज़वाबित में तब्दीली के बाद शुरू हुआ था। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से आज भी 38 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ मुसाफिर बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। पायलट एसोसिएशन ने ये मांग करी थी कि जो वर्किंग आवर्स है, जो ड्यूटी आवर्स है, वो 10 घंटे के बजाय 8 घंटे करें और इसके लिए FDTL जो है उसका बदलाव करे, उसमें रिफॉर्म लाए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसको मंजूरी दे दी। उसके बाद हमारे देश के सभी एयरलाइंस कंपनी को हमने आगाह कर दिया था, उनको सूचना करी थी कि जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से FDTL का अभी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, 2 फेज़ में करना है, 1 जुलाई 2025 और 1 नवंबर 2025, ऐसे 2 फेज़ में जो कंप्लाइंस है वो हमें पूरी करनी है। उसके बाद सभी एयरलाइंस कंपनी ने इस पे काम किया, लेकिन इंडिगो ने जितना सीरियसली इसको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। और आज हमने देखा कि 4 दिन पहले जो सिचुएशन क्रिएट हुई देश में, जो कियोस हुआ, उसकी वजह यही थी कि इंडिगो ने, उनके मैनेजमेंट ने ये सीरियसली नहीं लिया। तो तुरंत उसके बाद मिनिस्ट्री हो या DGCI के माध्यम से हमने इमीडिएटली एक्शन ली है। सबसे पहले तो 4 लोगों की एक जांच समिति यहाँ ने हमने अपॉइंट करी है। उसके बाद 24/7 एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ये सब पहले जैसी सेवा शुरू हो, इसलिए FDTL का जो आदेश था उसको फरवरी 2026 तक हमने स्थगित कर दिया है। DGCA ने इंडिगो के CEO को कल ही शोकॉज नोटिस दिया है, 24 आवर्स में उसका आंसर देना, इसलिए उनको बोला है और उनको नोटिस भी इशू किया है। इस दौरान जो एयरफेयर जो बढ़े थे बाकी एयरलाइंस कंपनी के, तो उनको भी हमने सूचित किया है। उनको भी एक हमने जितना प्रवास हो उसके हिसाब से ज़्यादा फेयर क्या रहे, इसके एक चार्ट भी हमने घोषित किया है, उसके हिसाब से ही ये सेवा चलेगी। दूसरी जानी मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने इंडिगो बुरहान पर लोकसभा में बात करते हुए कहा कि हुकूमत इस बुरहान पर
काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है और उनका कहना था कि सूरत-ए-हाल को नॉर्मल करने के लिए तेज़ी से इक़दाम किए जा रहे हैं। Honorable Speaker, sir, safety in civil aviation is completely non-negotiable. India is a founding member of the International Civil Aviation Organization and remains firmly committed to the highest global standards of safety. Revised flight duty time limitations, scientifically designed to prevent pilot fatigue, are being implemented. These reforms are essentially for passenger safety. DGCA adopted a phased-wise implementation plan in consultation with all the stakeholders. Phase 1 from 1st July 2025, Phase 2 from 1st November 2025. Indigo had clearly assured full compliance with these norms and also confirmed its preparedness to undertake its winter schedule. Despite these assurances, prima facie, it was observed that internal rostering disruptions led to large-scale cancellations, causing inconvenience to thousands of passengers. The ministry advised the regulator to act immediately. Inquiry orders and show cause notice to CEO and COO of Indigo were issued. Also, Indigo has been directed to restructure its operations, add reserve crew capacity, improve passenger handling, and restore normal schedules without any delay. Enhanced oversight on the ground continues. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ज़रूरी दरामदात पर नए महसूलात लगाने का इंदिया दिया है, जिसमें हिंदुस्तानी चावल और कैनेडियन खाद शामिल हो सकती है। ट्रंप का इक़दाम अमरीकी किसानों की शिकायत के बाद सामने आया, जिसमें इन्होंने सस्ते गैर मुल्की सामान के जरिए अमरीकी मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनक़िदा गोलमेज़ मीटिंग के दौरान हिंदुस्तान और कनाडा पर नए महसूलात आयद करने का इशारा दिया ताकि महसूलात से मुतासिर अमरीकी किसानों के लिए $12 बिलियन की इमदादी पैकेज का ऐलान किया जा सके। इन्होंने कहा कि हुकूमत इन दावों की तहक़ीक़ात करेगी कि कुछ मालिक अमरीकी मार्केट की कम कीमत पर चावल की डंपिंग कर रहे हैं। Love rice. Yes, I'm going to get you to love rice too. You know, the next time you're not going to have a button for a Coke, you're going to have a button for a rice. You know? Get a little bit of rice. But the farmers love what they do. Yeah, That's true. Well, our farmers can feed this nation and many nations abroad, but we need fair trade, not free trade. And so we appreciate what you've done today. We appreciate what you did in the big, beautiful bill. I mean, my word, you really changed reference prices. And, you know, we're hopeful that we can even move that further. I know that rice prices right now are the lowest they've been in over 40 years. So we're going to struggle. We're going to max out on our payments probably. So that's something that I know those in Congress can potentially help us with to change. But again, we appreciate everything you're doing. That's solved so quickly with tariffs to these countries that are illegally shipping. It's solved. Your problem is solved in one day. That's why we have to win the Supreme Court case. In one day, that problem's solved. It's so unfair. They go out of business. They put everyone out of business. That's what they did to our car industry. We lost more than 50% of our car industry because of that. We lost our chip industry. Went to Taiwan because of that. If you had a president that said, no, you can't do that, it's 100% or 200% tariff on chips if you make them outside of the United, we would have never lost our chip industry. But we're going to have 40 or 50% of it back very shortly because they're all coming in now from Taiwan. They're building chip companies. But it's the same thing with rice. Thank you, darling, very much. Thank you. Nice. It'll be good. We'll get it solved very quickly. We just need the countries. We just give us the names of the countries. Yeah. Tariffs again. It solves the problem in 2 minutes. मरकजी हुकूमत ने कहा कि मुल्क में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी को ख़त्म करने की पॉलिसी के तहत जवाबी कार्रवाई करने वाली बड़ी तादाद में इंतहा पसंदों की मतभेड़ में मौत हो गई है और हज़ारों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा हथियार डालने वाले इंतहा पसंदों को ज़िंदगी के मरकजी धारे में शामिल करने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक ज़मीनी सवाल के जवाब में कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदों को जमहूरियत पर भरोसा नहीं है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और वंदे मातरम मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ है। मौलाना अरशद मदनी का रद्द-ए-अमल, कहा मुसलमानों को शिरकिया कलमात कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ट्रंप अब हिंदुस्तानी चावल पर लगा सकते हैं नए टैरिफ।
ज़रूरी दरामदात पर भी नए महसूल लगाने का इशारा। फजूल बातों पर बहस करके ऐवान का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। लोकसभा में प्रियंका गांधी की कड़ी तनकीद। कहा, मौका वंदे मातरम पर बहस का नहीं बल्कि महंगाई जैसे मसाइल पर बात करने का है। वंदे मातरम के बाद अब लोकसभा में SIR पर बहस का आगाज। मनीष तिवारी ने की शुरुआत। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को बनाया गया कड़ी तनकीद का निशाना। एक हफ्ते में 4,500 परवाजें मनसूख। इंडिगो बहरान से मुसाफिर परेशान। एयरपोर्ट्स पर कोहराम। हुकूमत ने कहा, हम हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।